हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि कैसी और कैस की बॉडी को कुछ हायर बींग्स ने पोसेस कर लिया था और ये हायर बींग कोई और नहीं बल्कि थॉर और लॉकी थे, जो कि जिन से हेल्प मांगने के लिए आए थे। तो जिन भी इनकी हेल्प करने के लिए 20 फ्लोर पर चला गया था और उसने ट्री स्पिरिट की हेल्प से इन दोनों को ही हील करवा दिया था, जिसके बाद जिन इन लोगों के साथ एक ऑक्शन में भी गया था जहाँ पे एक हाई रैंक के डेमन ने जिन पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर एक एंजल ने आकर उस डेमन को रोक दिया था, क्योंकि ऐसा करना ऑक्शन के रूल्स के खिलाफ था। और इसी के साथ हमें पता चला था कि इस ऑक्शन की सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आइटम एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, जो कि डिवाइन पावर्स को भी रेजिस्ट कर सकती है। और इसी आर्टिफिशियल ह्यूमन के लिए जिन भी यहाँ पर आया था। और इसी के साथ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि उस लड़की ने जिन को अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, मैम आज आपने इतनी ज्यादा शॉपिंग की है, लेकिन आप कह रही हो कि आपको इनमें से एक भी चीज पसंद नहीं है, तो आखिर आपने इन चीजों को खरीदा क्यों था। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन बीलेस होता है, जो कि एलाइस से बोल रहा होता है, मैम मैं जब भी आपके साथ शॉपिंग पर जाता हूँ आप चीजें तो खरीदते हो, लेकिन आप बाद में उन चीजों की तरफ देखते भी नहीं हो, आखिर इसका क्या रीजन है। तो एलाइस बोल रही होती है, मैंने बोला ना मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मुझे अच्छा लगेगा। और इसी के साथ एलाइस सोच रही होती है, शॉपिंग तो बस एक बहाना था, मुझे तो बस जिन के साथ घूमने के लिए जाना था, लेकिन जिन किसी काम से टावर में गया हुआ है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्दी टावर में से वापस आ जाए, ताकि मैं उसके साथ दोबारा से घूमने के लिए जा सकूं। और इस वक्त एलाइस को दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो हंसते हुए इस दरवाजे की तरफ जा रही होती है और वह बोल रही होती है, जिन तो तुम फाइनली वापस आ ही गए। लेकिन इस वक्त एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि वो देखती है कि जिन यहाँ पर एक छोटी लड़की के साथ आया होता है और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, आज से ये हमारी फैमिली की न्यू मेंबर है और इसका नाम प्रे है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इसे अच्छे से ट्रीट करें। और इस चीज की वजह से एलाइस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी के साथ कैसी बोल रही होती है, ये छोटी बच्ची तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन ब्रदर आखिर तुमने इसका नाम प्रे क्यों रखा है, ये तो कितना ज्यादा अजीब नाम है। लेकिन इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, अरे नहीं ये काफी ज्यादा अच्छा नेम है, मैंने ये नाम काफी सोच समझ कर रखा है और मुझे लगता है ये नेम इसे सूट करेगा। तो ये बात सुनकर कैसी और कैस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसे कैसी ने प्रे को अपने गले लगा लिया होता है, ये बच्ची काफी ज्यादा क्यूट है और मुझे ये पसंद आई, आज से ये हमारी दोस्त है। और इसी के साथ कैस भी बोल रहा होता है, सिस्टर मुझे महसूस हो रहा है ये लड़की काफी ज्यादा स्ट्रांग है और आज से ये हमारे साथ ट्रेनिंग कर सकती है। जिसके बाद वो दोनों ही इसे यहाँ से ले जाते हैं। जिसके बाद जिन एलाइस से बोल रहा होता है, एलाइस प्रे को काफी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह तुमने एंड्रिया का ख्याल रखा था इस तरह तुम प्रे पर भी ध्यान दो, ताकि प्रे भी एंड्रिया की तरह स्ट्रॉन्ग बन सके। लेकिन इस वक्त एलाइस बहुत गुस्से में जिनको तकिया फेंक कर मारती है और वो बुरी होती है, मेरा इस लड़की से कोई भी लेना देना नहीं है, इस लड़की को यहाँ पर तुम लेकर आए हो तो तुम ही इसे संभालो। और एलाइस अपने रूम में जाकर दरवाजे को जोर से बंद कर देती है और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, बिलस आखिर एलाइस को क्या हुआ है, वो इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। तो बिलस हो रहा होता है, ये चीज तो मुझे भी नहीं पता, आज मास्टर का मूड सुबह से ही ठीक नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उस प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ी सी मूर्ति मौजूद है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक पर्सन कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, जिसके सामने हास्टिंग जमीन पर बैठा हुआ होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक बार फिर से जिनको मारने में फेल हो गए, आखिर तुम मुझे और कितना ज्यादा एम्बेरस करने वाले हो। तुमने कहा था कि तुम एंशिएंट क्रिएचर की हेल्प करके जिनको खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम इस चीज में भी नाकाम हो गए। हास्टिंग आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ एक ट्रैश हो और मुझे तुम्हारी हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन इसे हास्टिंग उस पर्सन के कदमों में झुक गया होता है और वह बुरा होता है, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती है कि मैंने उस पर्सन को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस पर्सन को जरूर मार डालूंगा, आखिर वो है तो सिर्फ एक इंसान ही और वो मुझसे ज्यादा टाइम तक नहीं बच पाएगा। लेकिन इससे तो वो पर्सन हास्टिंग की एक आंख को निकाल लेता है और इस चीज की वजह से हास्टिंग को बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और वो यहाँ पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी से वो पर्सन बोलता है, चलो ठीक है तुम्हें एक बार फिर से मौका दिया, मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, ये शोर मचाना बंद करो, बार बार हारने की वजह से ये तुम्हारी पनिशमेंट है और इसे तुम्हें इंड्योर करना ही चाहिए और तुम्हें तो बल्कि मेरा शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि मैंने बस तुम्हारी एक आंख निकाली है और मैं तुम्हें जान से नहीं मारा। तो हास्टिंग भी बोल रहा होता है, सर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। जिसका वो पर्सन बोल रहा होता है, हास्टिंग मुझे लगता है अब तुम अकेले जिनको मारने के लिए काफी नहीं हो, इसलिए मैं अपने साथ आज अपने कुछ सबऑर्डिनेट्स को लेकर आया हूँ और मुझे लगता है ये जिन और उसके सभी साथियों को मारने के लिए काफी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 सबऑर्डिनेट्स चलते हुए आ रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि ये तीनों ही काफी ज्यादा हाई रैंक के सोल्जर्स हैं और ये तीनों ही एस रैंक से काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट टावर ऑफ ट्रायल में 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर पोर्टल के जरिए जिन और उसके साथी आ चुके होते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग चलते हुए एक फॉरेस्ट के अंदर आ चुके होते हैं और इसी के साथ जिन हमें बता रहा होता है, मैंने हेवनली डीमन की मेमोरीज में जिस जगह को देखा था वो और कोई प्लेस नहीं बल्कि यही 19th फ्लोर था और मुझे पूरा यकीन है
मुझे वो क्राउन यहीं पर मिलेगा। जिसके बाद हम प्रे को देखते हैं जो कि यहाँ पर दरख्त के पत्तों को चेक कर रही होती है और वो इन्हें महसूस करने की कोशिश कर रही होती है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर जिन और टैसा को भी दिखाया जाता है और टैसा बोल रही होती है, जिन तुमने कहा कि ये लड़की एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, आखिर इस बात से क्या मतलब है? तो जिन बोल रहा होता है इस लड़की को कुछ कल्ट के लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करके बनाया था, लेकिन अब से ये हमारी कंपनी की मेंबर है और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग इसे अच्छे से ट्रीट करना। और हाँ, एक और चीज, प्रे के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, इसलिए वो किसी भी इंसान के लिए कुछ भी फील नहीं कर सकती। तो ये बात सुनकर टैसा काफी ज्यादा हैरान होती है और वह बुरी होती है। मुझे लगता है हमें प्रे के ऊपर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि वो वैसे भी अभी बहुत ज्यादा छोटी है। जिसके बाद टैसा चलते हुए प्रे के पास आगे होती है और इसी के साथ वो बोलती है, जिन ने बताया कि तुम्हारा नाम प्रिय है, मैं हूँ टैसा, मैं जिन की फ्रेंड हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी आपस में दोस्ती कर ले, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? जिसके बाद हम चुनियो संग को देखते हैं जो कि जिन से बुरा होता है, जिन तुम तो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। तो वह सुनकर जिन बुरा होता है, आखिर अब इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? तो चुनियो संग बुरा होता है, जहाँ तक मुझे तुम्हारे बारे में याद है, तुमने गेम के दौरान कभी भी अपनी टीम नहीं बनाई थी और तुम सिर्फ सोलो ही इस पूरे टावर को कॉन्क्वेर करना चाहते थे। और जहाँ तक मुझे याद है उस टाइम पर लोग तुम्हें एक डेविल समझते थे, क्योंकि तुम कभी भी किसी पर रहम नहीं करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब पहले से काफी ज्यादा काइंड हो चुके हो। तो बस इनका जिन बोरा होता है, तुम यहाँ पर सिर्फ मेरी बात ही कर रहे हो, जरा खुद के बारे में भी तो सोचो। जब हमारी पहले कभी भी मुलाकात होती थी तो तुम हमेशा यही कहते थे कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, लेकिन अब तुम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो बस सुनकर चुनिया संग बोरा होता है, मुझे लगता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस एरिया में कुछ क्रिएचर्स मौजूद होते हैं जो कि इन लोगों के ऊपर नजर रखे होते हैं। और इसके बाद वो सभी क्रिएचर्स भागते हुए इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से टेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो प्रे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ चुकी होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन सभी क्रिएचर्स ने आकर इन लोगों को ऊपर अपने वेपन्स को पॉइंट कर दिया होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं, आखिर तुम ह्यूमंस हो कौन और आखिर तुम लोग हमारी टेरिटरी में क्यों आए हो? लेकिन इससे भी पहले मुझे ये बताओ, आखिर ये ह्यूमन है क्या चीज और इसके अंदर कोई साउल क्यों नहीं है? और वो लोग यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि प्रे की बात कर रहे होते हैं। लेकिन प्रे भी उन्हें काफी ज्यादा गुस्से में देख रही होती है और इन क्रिएचर्स के अचानक से यहाँ पर अपीयर होने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी साथ चुनियो संग बुरा होता है, जहाँ तक मुझे इन क्रिएचर्स के बारे में याद है, ये लोग तो ह्यूमंस के ऊपर अटैक नहीं करते, तो आखिर ये अचानक हमारे ऊपर अटैक करने के लिए क्यों आ गए हैं? क्या ये लोग उस बच्ची से डरे हुए हैं? तो जिन बुरा होता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलते हुए एक और क्रिएचर आ रही होती है और वह बोल रही होती है, सभी लोग अपने वेपन्स को नीचे करो, ये लोग हमारे फॉरेस्ट के एनिमी नहीं है और यहाँ पर आने का इनका कोई भी बैड इंटेंशन नहीं है। और हम देखते कि एक छोटी लड़की होती है, लेकिन हमें बताया जाता है कि ये असलियत में इन सभी क्रिएचर्स की लीडर है और इसका नाम यूएसएस है। जिसके बाद यूएसएस बोल रही होती है, हमारी मुलाकात को काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन वेटरन कंपनी के लीडर मिस्टर जिन, तुमसे दोबारा मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो ये बात सुनकर एक क्रिएचर बोल रही होती है, लीडर क्या आप इन लोगों को जानती हो? तो लीडर बोल रही होती है, तुम्हें फोर्स सिलेक्शन गेम तो याद ही होगी, उस जगह पर मैं भी मौजूद थी और वहाँ पर फर्स्ट टाइम मैंने इस ह्यूमन को देखा था। उस जगह पर प्लेयर्स को चूज किया जाता है, लेकिन ये पर्सन किसी के भी ग्रुप में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था और इसने वहाँ पर अपनी खुद की एक फोर्स तैयार की, जिसका नाम इसने वेटरन कंपनी रखा था। लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि हमारी मुलाकात इस तरह से होने वाली है। मिस्टर जिन, क्या मैं जान सकती हूँ आखिर आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो जिन बोलता है, मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चला है कि इस फ्लोर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर सच बात बताऊं तो मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपने रिंग की तरफ देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है, एलाइस अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है। जिसके बाद वो लीडर जिन से बोल रही होती है, इस छोटी बच्ची की बॉडी के अंदर कोई भी सोल नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस लड़की की सोल डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और इसकी सोल कैसी होगी ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये बच्ची सिर्फ एक मशीन की तरह है जिसे किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, और अगर हम चाहें तो इसे एक गार्डियन भी बना सकते हैं या फिर हम इसे एक डिस्ट्रक्शन वेपन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जिन बोल रहा होता है, हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ। जिसका वो लीडर बोल रही होती है, तुमने कहा कि तुम यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में पता है कि हमारे फॉरेस्ट की प्रॉब्लम क्या है? कुछ टाइम से हमारे फॉरेस्ट के अंदर मौजूद सभी क्रिएचर्स बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गए हैं और वो अपने जैसे दूसरे क्रिएचर्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर जिन, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई है और इसे किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। क्या आपको सच में लगता है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे? तो जिन बोल रहा होता है, मुझे पता है आखिर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है और मुझे यकीन है मैं इसे सॉल्व कर दूंगा। जिसका हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग एक काफी बड़े पोर्टल के सामने मौजूद होते हैं और इसी के साथ यूएसएस बोल रही होती है, मिस्टर जिन क्या आप सच में इस पोर्टल के अंदर जाना चाहते हैं?
शायद आपको नहीं पता लेकिन ये प्लेस बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो जिन बुरा होता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ। इसके बाद ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन इसी साथ जिन बुरा होता है मैं चाहता हूँ कि जब तक हम इस पोर्टल के अंदर हैं आप लोग इस जगह को प्रोटेक्ट कीजिएगा और कोई भी पर्सन इस पोर्टल के अंदर नहीं आना चाहिए। जिसके बाद ये सभी लोग इस पोर्टल के अंदर जा चुके होते हैं, लेकिन इसी साथ यहाँ पर एक क्रिएचर उस लीडर से बोल रही होती है, लीडर क्या हमें सच में इन लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए? ये भी तो हो सकता है कि इनकी हमारे खिलाफ कुछ बैड इंटेंशंस हो और ये बाद में हमें नुकसान पहुंचाए। तो ये बस इनको लीडर बोल रही होती है, मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हमारे पास यहाँ पर इन लोगों के ऊपर भरोसा करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं इस ह्यूमन की स्ट्रेंथ को जानती हूँ। अगर हमारी ट्राइब के सभी लोग मिलकर भी इस ह्यूमन का सामना करें तो हम फिर भी इस पर्सन को नहीं हरा पाएंगे। इसलिए हमारे लिए बेहतर यही था कि हम इस पर्सन की हेल्प करें, ना कि उसके रास्ते की रुकावट बने। जिसके बाद हम देखते कि सभी लोग पोर्टल के साथ किसी डिफरेंट प्लेस पर आ चुके होते हैं। बट ऐसा इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोल रही होती है, क्या हम लोग इस वक्त एक डेजर्ट के अंदर मौजूद हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक बहुत बड़े रेगिस्तान वाले एरिया में आ चुके होते हैं। जिसके बाद जिन्हें यहाँ पर कुछ कपड़े निकाल लिए होते हैं और वो बोरा होता है, यहाँ पर सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा तेज है, तुम सभी इन कपड़ों को पहन लो, इनसे तुम्हें थोड़ी कम गर्मी लगेगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि सूरज की रोशनी काफी ज्यादा तेज होती है और इसी के साथ हम टेरेसा को देखते हैं जो क्या बोल रही होती है, जिन यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, क्या तुम मेरे लिए प्लीज एक और बना सकते हो? और इसे जिन अपनी पावर से आइस बनाकर टेरेसा को दे देता है और इस आइस को लेकर टेरेसा काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोल रही होती है, जिन तुम्हारी एबिलिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा मजे की है, गर्मी में मुझे यहाँ पर ठंडी का एहसास हो रहा है। इसका चुनिया संग बुरा होता है, इस एरिया में सच में काफी ज्यादा गर्मी है और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर डिफरेंट मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं जो किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। और क्या इतनी ज्यादा गर्मी में हम सच में उन मॉन्स्टर्स का सामना कर पाएंगे? और इसी से जिन सोच रहा होता है इस एरिया में गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस जगह पर वो क्राउन मौजूद है और ऐसा उस क्राउन की पावर की वजह से ही हो रहा है। लेकिन इस वक्त एलाइस काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, मुझे लगता है कोई चीज बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में कुछ कीड़े जैसे मॉन्स्टर्स होते हैं जो बहुत तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इन्हें देखकर चुनियो संग बोल रहा होता है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि इतनी ज्यादा गर्मी में मुझे इन जैसे बेकार मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन इस जिन बोलता है, चुनियो संग तुम्हें इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है हमें यहाँ पर हमारे न्यू मेंबर को अपनी स्किल्स शो करने का मौका देना चाहिए। और इस जिन बोलता है, प्रे जाओ और इन सभी मॉन्स्टर्स को मार डालो। और हम दे प्रे ने जिस कपड़े को अपने ऊपर पहना हुआ होता है वो उसे फेंक देती है और वो बहुत तेजी से स्लाइड करते हुए इन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रही होती है। जिसके बाद प्रे एक काफी ऊंची जंप लगाती है और वो सीधा इस मॉन्स्टर के ऊपर आ चुकी होती है। और इसी साथ उसने यहाँ पर अपने वेपन्स को भी समन कर लिया होता है और इससे प्रे यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करती है और इसी के साथ वो बोलती है, टारगेट लॉक। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और इसने बहुत आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है। और इस चीज की वजह से टेरेसा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है और वह बोल रही होती है, वाओ प्रे तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसी के साथ हमें प्रे को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है, टारगेट एलिमिनेटेड। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 44th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें एडेंस टेरिटरी को दिखाया जाता है और हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एंजल्स मौजूद होते हैं और इन सभी के सामने एक एंजल मौजूद होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि गैब्रियल होती है। जिससे ये एंजल्स बोल रहे होते हैं, हमें तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, आखिर तुम अभी तक उस इंसान को यहाँ पर क्यों नहीं ला पाई? क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आई है? उस लड़की को यहाँ पर आना ही होगा। क्या उस ह्यूमन ने यहाँ पर आने से मना कर दिया है? अगर उसने मना भी कर दिया है तो तुम अपनी पावर का यूज करके उसे जबरदस्ती यहाँ पर ला सकती हो। तो ये बात सुनकर गैब्रियल बोल रही होती है, आपने ठीक कहा, मैं उस ह्यूमन को यहाँ पर ला सकती थी, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में पहले उस ह्यूमन की ज्वाइन की गई फोर्स के लीडर से बात कर ली जाए। और इसलिए मैंने उस फोर्स के लीडर से बात की थी। और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैब्रियल जिनके पास मौजूद होती है और वह बोल रही होती है, जिन मुझे तुमसे जिस मैटर पर बात करनी थी वो ये है, टेरेसा जो इस वक्त तुम्हारी फोर्स की मेंबर है, एडन ऑर्गेनाइजेशन उसे अपनी फोर्स में ज्वाइन करना चाहती है क्योंकि वो लड़की डिवाइन पावर्स को बहुत अच्छे से समझती है। और असलियत में मुझे उस लड़की को 44th फ्लोर पर ले जाने के लिए बोला गया है, लेकिन वो लड़की क्योंकि तुम्हारी फोर्स की मेंबर है इसलिए मैं चाहती थी क्यों ना पहले इस बारे में तुमसे बात कर ली जाए ताकि तुम उस लड़की से बात करो और वो आराम से उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए मान जाए। तो वह सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, तो तुम यहाँ पर मुझसे सीधा ये कहना चाहती हो कि अगर टेरेसा ने एडन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने से मना कर दिया तो तुम उसे इस चीज के लिए फोर्स करोगे और उसे उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रे भी मौजूद होती है जो कि जिन को गुस्से में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन इसी वजह जिन स्माइल करता है और वह बोलता है, इस बारे में भूल जाओ, अगर तुम लोगों ने टेरेसा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें मेरी फोर्स का सामना करना पड़ेगा। तो ये बस सुनकर गैब्रियल काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, जिन मुझे लगता है शायद तुम इस सिचुएशन को नहीं समझ रहे, एडन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ही पावरफुल एंजल्स हैं और तुम हम एंजल्स का सामना नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम टेरेसा
को एलियन ऑर्गेनाइजेशन से प्रोटेक्ट कर पाओगे। देवाशंकर जिन बोरा होता है, मुझे इस बारे में पता है कि मैं अभी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं तुम लोगों का सामना कर पाऊँ, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम लोगों को टेसा तक पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ एक डील कर सकता हूँ। मेरे पास नेक्रोनोमिकॉन की इन्फॉर्मेशन है, तो बताओ क्या तुम्हें वो चीज नहीं चाहिए। और हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेक्रोनोमिकॉन का नाम सुनकर यहाँ पर मौजूद सभी एंजल्स काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, व्हाट, नेक्रोनोमिकॉन, आखिर इस बारे में उस ह्यूमन को कैसे पता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक एंजल बोल रहा होता है, नेक्रोनोमिकॉन एक एंशिएंट बुक है जिसके ऊपर 50 फ्लोर के सभी राज लिखे हुए हैं, लेकिन आखिर उस बुक के बारे में एक ह्यूमन को इन्फॉर्मेशन कैसे है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसान बस हम लोगों से झूठ बोल रहा है ताकि वो उस लड़की को हमसे बचा पाए। लेकिन इसी बाद यहाँ पर एक पर्सन आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है, ये झूठ है या सच, इस बारे में हमें तभी पता चलेगा जब हम उस पर्सन को इंटेरोगेट करेंगे। जिसके बाद वो पर्सन चलता हुआ गैब्रियल के पास आ चुका होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, गैब्रियल, मेरी एक बात याद रखना, अगर उस पर्सन ने यहाँ पर झूठ बोला है या फिर नेक्रोनोमिकॉन के बारे में तुमने उसे बताया है तो उस ह्यूमन के साथ साथ तुम्हें भी पनिश किया जाएगा, तो इस चीज के लिए तुम तैयार रहना। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम काजिकील है और ये भी एक बहुत ही पावरफुल एंजल है। लेकिन इसी के साथ गैब्रियल बोलती है, आखिर तुमने ये सोचा भी कैसे कि इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं एक ह्यूमन के साथ शेयर करूंगी। लेकिन काजिकील, तुम्हें एक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए, वो कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन नहीं है। उस पर्सन ने अकेले एंशिएंट क्रिएचर के मॉन्स्टर्स को हरा दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो एक कमजोर ह्यूमन है? वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और मैं ये चाहूंगी कि तुम लोग उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। लेकिन इस वक्त काजिकील बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम सच में यहाँ पर सीरियस हो? और इसी तरह गुस्से में चिल्लाते हुए गैब्रियल से बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एक ह्यूमन को डिफेंड करने की? मैं जानता हूँ तुम हमेशा से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करती हो, लेकिन अगर उस ह्यूमन ने यहाँ पर नेक्रोनोमिकॉन के बारे में झूठ बोला है तो उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। और इसके बाद काजिकील चिल्लाते हुए यहाँ पर मुझे सभी एंजल्स से बोल रहा होता है, मेरे ब्रदर्स और सिस्टर्स, ऐसा पहले भी हो चुका है जब एंजल्स ने ह्यूमंस का साथ दिया है, लेकिन ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा नीच क्रिएचर्स हैं जो हमेशा डीमंस का साथ देते हैं और वो लोग सिर्फ स्ट्रेंथ के भूखे हैं। और वो लोग जब उस स्ट्रेंथ को हासिल कर लेते हैं तो वो लोग हमेशा इसका मिसयूज करते हैं। इसलिए हमें कभी भी एक ह्यूमन की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एंजल्स के जीने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें इस वर्ल्ड में से सभी डीमंस को खत्म करना है। और ह्यूमंस भी उन डीमंस में से ही एक हैं जो अपने मतलब के लिए कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर गैब्रियल बोल रही होती है, काजिकील, अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये मेरी तुम्हें लास्ट वार्निंग है। और इसी के साथ हम देखते कि गैब्रियल यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो बोल रही होती है, अगर तुमने फिर से ह्यूमंस के खिलाफ दूसरे एंजल्स को भड़काने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा। और ये सिर्फ कोई मामूली फाइट नहीं होगी बल्कि ये एक वॉर होगी। देवाशंकर काजिकील भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते कि वो यहाँ पर अपनी डिवाइन फॉर्म में आ चुका होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी ज्यादा पावरफुल हो कि तुम मेरा सामना कर पाओगी? शायद तुम ये भूल रही हो, मैं एक वॉरियर एंजल हूँ जिसने पहले होने वाली वॉर्स में हिस्सा लिया है। क्या तुम सच में मेरा सामना कर पाओगी? इसके बाद हमें दोबारा से नेक्स्ट 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रे ने इन सभी सैंड वॉर्म्स को मार डाला होता है और ये लोग चलते हुए एक गुफा के पास आ चुके होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर टेसा बोल रही होती है, प्रे, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा सैंड वॉर्म्स के साथ फाइट की है, अगर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करने की वजह से तुम थक गई हो तो तुम हमें बता सकती हो, हम यहाँ पर कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं। तो प्रे बोल रही होती है, नहीं, मैंने यहाँ पर सिर्फ अपनी 1% एनर्जी को ही यूज किया था और अभी मेरी बॉडी के अंदर 99% एनर्जी मौजूद है। इसका जिन प्रे के सर के ऊपर हाथ रखता है और वो बोलता है, प्रे, तुमने सच में काफी अच्छा काम किया और हाँ, तुम यहाँ पर काफी ज्यादा कूल लग रही थी। और जिनकी इन बातों को सुनकर एलाइस को यहाँ पर जिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जिन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रे यहाँ पर स्माइल कर रही होती है, जिसका हम जूनियर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, ये सिर्फ एक छोटी सी लड़की है लेकिन ये भी एक एस रैंक हंटर की जितनी पावरफुल है, आखिर जिनको ये लड़की मिली कहाँ से? और इस लड़की की मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मैंने इस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक को पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि इस लड़की ने बहुत ही आसानी से उन सैंड वॉर्म्स को किल कर दिया। लेकिन इससे तो इन सभी लोगों को यहाँ कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेत मौजूद होती है उसके अंदर हलचल होना स्टार्ट हो गई होती है। लेकिन इसी वजह जिन अपनी आइस पावर को एक्टिवेट करता है और जिन यहाँ पर एक काफी बड़ा बर्फ का पहाड़ बना देता है और वह सभी इस पहाड़ के ऊपर मौजूद होते हैं। जिसकी वजह ऐसा बोल रही होती है, आखिर ये रेत में हो क्या रहा है? इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है। और इसी सर्जन सोच रहा होता है, मुझे ये चीज कंफर्म हो चुकी है, वो क्राउन इसी जगह पर मौजूद है और ये रेत इस वक्त जमीन के अंदर जा रही है और हो सकता है कि हमें यहाँ पर आगे जाने के लिए कुछ रास्ते भी मिल जाए। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 25th फ्लोर हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट का सीन दिखाया जाता है और हमें यहाँ पे एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और उसने अपने एक ही पंच के साथ इस पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि इस जगह पर वॉल्यूम भी मौजूद होता है जो क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर, मुझे लगता है अब आप कंप्लीट
कंप्लीट रिकवर हो चुके हैं और अब आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्परर होता है, जो कि इस साथ काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बुरा होता है। तो तुम लोगों ने देखा, ये है मेरी रियल स्ट्रेंथ और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकवर होने के बाद मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। जिसके बाद व्हाइट स्नेक वॉल्यूम से बुरा होता है। वॉल्यूम, तुमने तो बताया था कि डार्क एम्परर की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? तो वॉल्यूम बुरा होता है। सच बताऊं तो इस बारे में मुझे भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है डार्क एम्परर मास्टर जिन की वजह से रिकवर हो पाए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने किसी बहुत ही हाई क्वालिटी के एलेक्सर को डार्क एम्परर को हील करने के लिए यूज किया था। लेकिन इससे इस जगह पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि मेरा राइट गार्डियन अब कंप्लीट रिकवर हो चुका है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हेवनली डीमन है, जिसका वजह ये सभी लोग एक साथ चल रहे होते हैं और इसी के साथ डार्क एम्परर बुरा होता है। हेवनली डीमन, अब आपकी हेल्थ कैसी है? क्या आपने अपनी पावर को रिकवर कर लिया है? तो हेवनली डीमन बुरा होता है, मेरी एनर्जी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और मैं जल्दी ही अपनी पूरी स्ट्रेंथ को गेन कर लूंगा। लेकिन हाँ, इस चीज में तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि अगर तुम्हारा डिसाइपल नहीं होता तो शायद मैं कभी भी अपनी पावर्स को रिकवर नहीं कर पाता। तो ये बात सुनकर डार्क एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, जिसके बाद हेवनली डीमन बुरा होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, आखिर वो आजकल क्या कर रहा है? वो इस जगह पर भी ज्यादा नहीं आता, उससे बोलना कि यहाँ पर चक्कर लगाता रहा करे। तो डार्क एम्परर बुरा होता है। सुप्रीम, सच बात तो ये है, मेरा डिसाइपल एक काफी काइंड पर्सन है और मुझे पूरा यकीन है वो इस वक्त भी अपने वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी मिशन पर होगा। जब पहली मर्तबा मेरी जिनसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त मैं सिर्फ हेवनली डीमन एम्परर आर्ट्स को कंप्लीट करवाना चाहता था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे उस लड़की के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है और इसलिए मैं भी बस उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर हेवनली डीमन भी स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है। तो उसकी हेल्प करना चाहते हो क्या? इसका मतलब ये है कि तुम भी इस कल्ट में से जाना चाहते हो? मैं इस चीज की तो परमिशन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिनकी हेल्प करने के बाद तुम्हें वापस यहाँ पर आना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो ये बात सुनकर डार्क एम्परर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बुरा होता है। सुप्रीम, आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ क्रिएचर्स इस पोर्टल को गार्ड कर रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर एक सोल्जर यूएसएस से बुरा होता है। मिस यूएसएस, क्या आपको सच में लगता है कि वो पर्सन इस फॉरेस्ट में हो रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगा? तो यूएसएस बोल रही होती है, अभी के लिए हम सिर्फ जिन पर ही भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। लेकिन इस वक्त यूएसएस को यहाँ पर कुछ महसूस होता है और वो सोच रही होती है, मुझे अचानक से कुछ इविल एनर्जी महसूस हो रही है, शायद कुछ इविल पीपल्स यहाँ पर आ रहे हैं। और इस वक्त यहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं जिन्हें देखकर क्रिएचर्स बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोग कौन हो? यहीं पर रुक जाओ, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इन क्रिएचर्स के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इस एक ही अटैक के साथ उन लोगों ने इन सभी क्रिएचर्स को मार डाला होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यूएसएस ने यहाँ पर अपने बैरियर को क्रिएट कर लिया होता है, जिसकी वजह से उसने कुछ क्रिएचर्स को भी प्रोटेक्ट कर लिया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग और कोई नहीं बल्कि वही सबॉर्डिनेट्स हैं जिन्हें उस हाई फ्लोर के पर्सन ने जिनको मारने के लिए भेजा है। और ये तीनों सबॉर्डिनेट्स चलते हुए इन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं और इन लोगों का लीडर बुरा होता है, तुम लोअर फ्लोर के क्रिएचर्स की हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता रोकने की? हमारे रास्ते में से साइड पर हो जाओ वरना तुम लोग भी मरोगे। लेकिन यूएसएस बोल रही होती है, हम तुम्हें यहाँ से आगे जाने नहीं दे सकते, इस पोर्टल को प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन इसे वो पर्सन बोलता है, इन सभी को मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। और इन लोगों ने यहाँ पर इन सबऑर्डिनेट्स को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें जिन का सीन दिखाया जाता है, जिसे अपने हाथ के ऊपर एक छोटी सी फॉर्मेशन बनाई हुई होती है और जिन सोच रहा होता है, मैंने उस पोर्टल के ऊपर एक छोटी सी फॉर्मेशन बनाई थी, जिससे अगर कोई और पर्सन पोर्टल के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। और शायद कुछ लोग पोर्टल के अंदर एंटर होने वाले हैं, लेकिन आखिर वो लोग हो कौन सकते हैं? क्या वो भी यहाँ पर उस क्राउन को हासिल करने के लिए आए हैं? लेकिन इस क्राउन की लोकेशन के बारे में तो मेरे अलावा और किसी को भी पता नहीं है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो यहाँ पर इस क्राउन के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए आए हैं। लेकिन इसे टैसा बोलती है, जिन जरा देखो तो आखिर ये चीजें हैं क्या? और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह से वो रेत खत्म हो चुकी होती है और यहाँ पर काफी बड़े बड़े गड्ढे बन गए होते हैं, जिन्हें देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जिसका वजह ऐसा बोल रही होती है, जिनके अब हमें नीचे जाना होगा, लेकिन नीचे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है और शायद मॉन्स्टर्स भी हमारे ऊपर अटैक कर दे। तो जिन बोरा होता है, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक सेफ तरीका मौजूद है। तेवा सुनकर जूनियर संग बोरा होता है, चलो अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई तरीका मौजूद है, वरना हम सभी को नीचे उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करनी पड़ती। लेकिन इस जिन ने जूनियर संग को धक्का मार दिया होता है और सीधा उस खड्डे के अंदर गिरा होता है और इस चीज की वजह से जूनियर संग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है। लेकिन हम देखते जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है, जूनियर संग तुम मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हो, तो क्या तुम हमारे लिए इस जगह
जगह को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। और इस चीज की वजह से टेरेसा भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में होती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं जूनियर संग को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, बास्टर्ड, तो क्या ये तुम्हारा तरीका है? बास्टर्ड, मैं सच में तुम्हें किसी दिन जान से मार डालूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट उन खड्डों के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दलदल सी रेत मौजूद होती है। और इसी के साथ जिन बोरा होता है, मुझे पता नहीं था ये जूनियर संग स्विमिंग करने में इतना ज्यादा अच्छा है। चलो अच्छी बात है, इसकी स्विमिंग स्किल्स इस तरह से काम आ रही हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जूनियर संग इस दलदल वाली रेत के अंदर स्विमिंग करता हुआ आगे बढ़ा होता है। और इसी के साथ वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, जिन, मुझे लगा था तुम पहले से चेंज हो गए हो, लेकिन तुम पहले के जितने ही कमीने हो। तुम बस वेट करो, मैं ऊपर आकर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वह इसी तरह चिल्लाते हुए इस जगह में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी साथ प्रे बोल रही होती है, मास्टर, क्या वो पर्सन इस वक्त खतरे में है? वो इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है और वो आपको गालियां क्यों दे रहा है? तो वह सुनकर चुनी बोल रहा होता है, प्रे तुम नहीं समझोगी, इस चीज को रियल फ्रेंडशिप कहते हैं। जूनियर सिंह हमारे लिए अपनी जान को खतरे में डालकर इस जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इन सभी बातों की वजह से टेरेसा तो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी साथ टेरेसा भी जूनियर सिंह को चेयर करते हुए बोलती है, जूनियर सिंह, हमें तुम पर भरोसा है, तुम ये कर सकते हो। लेकिन जूनियर सिंह का यहाँ पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा होता। तो इस चीज की वजह से टेरेसा बोल रही होती है, मुझे लगता है शायद जूनियर सिंह इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में है और वह हम लोगों से बात करने के मूड में नहीं है। जिसके बाद हमें उस पोर्टल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन असैसिन्स ने इन सभी क्रिएचर्स को किल कर दिया होता है। और जो यूएसएस होती है उसकी भी डेथ हो गई होती है और उसकी बॉडी स्पिरिट बनकर हवा में उड़ रही होती है। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक पर्सन मौजूद होता है जो कि बोरा होता है, लीडर, आखिर ही क्या हो गया? हम लोग तो सिर्फ अपने फॉरेस्ट को बचाना चाहते थे, तो आखिर इन लोगों ने हमें इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाया है? लेकिन इसके बाद वो असैसिन अपनी स्वॉर्ड को इस क्रिएचर की गर्दन पर रख देता है और वह बोरा होता है, क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? उसे मैं पूरा तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम मुझे उस बारे में बता सकते हो। और हम दे दे कि यहाँ पर वो क्रिएचर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो रोते हुए बोरा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। और इससे वो असैसिन इस क्रिएचर की गर्दन को कट कर देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोरा होता है, क्या इसे सच में लगता है कि इस फ्लोर पर कोई ऐसा पर्सन मौजूद होगा जो मुझे हरा पाएगा? और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम हाउंड है। और इसी के साथ यहाँ पर जो लड़की असैसिन मौजूद होती है वो बोल रही होती है, इन कचरों को हमारे रास्ते में आना ही नहीं चाहिए था, अगर ये आराम से हमारे रास्ते में से हट जाते तो इनका ये अंजाम नहीं होता। लेकिन इसी के साथ उसका साथी बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, इससे हमारा थोड़ा वार्म अप हो गया है और हमारे मेन टारगेट को मारने में अब हमें और भी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम साली है और इस लड़की का नाम रॉक है और ये तीनों ही ओल्ड गार्ड ग्रुप के मेंबर हैं। जिसके बाद ये लोग चलते हुए उस पोर्टल की तरफ जा रहे होते हैं और हाउंड बुरा होता है, हमें भी अब इस पोर्टल के अंदर चलना चाहिए क्योंकि जिन इस पोर्टल के अंदर ही मौजूद है और मास्टर ने कहा है कि जिन को उस क्राउन की लोकेशन के बारे में पता है और हो सकता है कि हमें वो क्राउन भी यहीं पर मिल जाए। तो चलो चलकर हमारे इस मिशन को कंप्लीट करते हैं और क्राउन को लेकर मास्टर के पास वापस चलते हैं। जिसके बाद ये तीनों भी इस पोर्टल के अंदर जा चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें यूएसएस की बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के पास एक छोटा सा पौधा उग गया होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से चुनियोसन का सीन दिखाया जाता है जिसने अटैक करके रेत के अंदर एक काफी बड़ा होल कर दिया होता है और वो यहाँ पर एक और खड्डे के अंदर आ चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते जिन भी जंप करके इस खड्डे के अंदर आ गया होता है और वह बुरा होता है, शाबाश चुनियोसन, आज तुमने काफी अच्छा काम किया है, तुम बस ऐसे ही काम करते रहो, इस तरह से हमारी कंपनी बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगी। और इसी के साथ हम देखते प्रे और टेरेसा दोनों ही स्लिप करते हुए इस खड्डे के अंदर आ चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चुनियोसन को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बुरा होता है, जिन, मुझे लगता है शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे यहीं पर अपना हिसाब किताब कंप्लीट करूंगा, तो अब इसके लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इसे टेरेसा चुनियोसन को रोक देती है और वह बुरी होती है, चुनियोसन, ये फाइट करने का वक्त नहीं है, प्लीज खामोश रहो, तुम्हारी आवाज की वजह से ये मॉन्स्टर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मकड़ियाँ मौजूद होती हैं जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं और वो सभी चलते हुए इन लोगों की तरफ ही आ रही होती हैं। लेकिन इसे जिन बोलता है, दोस्तों मुझे इन चींटियों की स्पीशीज के बारे में पता है, ये कभी भी ह्यूमंस के ऊपर पहले अटैक नहीं करती, तो इसलिए तुम इनके ऊपर अटैक मत करना, तो ये चूंटियां भी हमारे ऊपर अटैक नहीं करेंगी। और हम देते को चूंटियां सच में इन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रही होती। लेकिन इसी के साथ जिन नोटिस करता है कि वो चूंटियां किसी चीज की वजह से इस वक्त घबराई हुई हैं। लेकिन इज्जत प्रे बोलती है, मास्टर जरा वहाँ पर देखिए, शायद वहाँ पर कोई चीज मौजूद है जिसकी वजह से ये सभी चूंटियां डरी हुई हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं और इन क्रिस्टल्स के अंदर वो क्राउन मौजूद होता है, जिसके वजह से सभी लोग इस क्राउन के पास आ चुके होते हैं। और चुनिया संग बोरा होता है, आखिर ये चीज है क्या जिसके लिए तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो? क्या इसे हासिल करने के बाद ये 19th फ्लोर क्लियर हो जाएगा? तो जिन बोलता है, नहीं, इस क्राउन का इस 19th फ्लोर से कोई भी लेना देना नहीं है। तो चुनिया संग बुरा होता है, तो आखिर इससे हो क्या इसे पहनने से तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे? तो जिन बोलता है, हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। तो ये बस इनका चुनिया संग बुरा होता है, जिन, आखिर तुम यहाँ पर पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं आखिर ये चीज है क्या और तुम हम सभी को यहाँ पर क्यों लाए थे? और इस चीज की वजह से टेरेसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी साथ जिन बोलता है, हम लोगों के सामने
जो क्राउन मौजूद है इसे क्राउन ऑफ ट्रायनी कहते हैं। और अगर इस क्राउन के बारे में मैं तुम्हें साफ अल्फाज में बताऊं तो 50 फ्लोर को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इस क्राउन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तेवा सिंह के जूनियर सिंह और टेसा दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और टेसा बोल रही होती है, जिन आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, आखिरी क्राउन हमारी इस चीज में हेल्प कैसे कर सकता है। लेकिन इस जगह पर एक छोटा सा अर्थक्वेक आता है जिसकी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और टेसा बोल रही होती है आखिर ये हो क्या रहा है और आखिर अचानक यहाँ पर ये अर्थक्वेक कैसे आ सकता है। लेकिन इससे प्रे बोलती है, मास्टर इस जगह पर कुछ लोग एंटर हो चुके हैं जो अपनी पावर को यूज करते हुए सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए हम तक आ रहे हैं। और इस वजह हमें दिखाया जाता है कि इस जगह में ऊपर वाली एरिया पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और इस चीज की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धूल हो गई होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों असैसिन्स इस जगह पर आ चुके होते हैं और इन असैसिन्स को देखकर जिनने इन्हें पहचान लिया होता है और वो सोच रहा होता है तो उस पर्सन ने यहाँ पर मुझे मारने के लिए इन लोगों को भेजा है। लेकिन ये तीनों ही कोई नॉर्मल असैसिन्स नहीं है बल्कि ये तीनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी के साथ हमें यहाँ पर उन एंट्स को दिखाया जाता है जो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो ये देखकर जिन बुरा होता है, मैं तो इस क्राउन को बस आराम से हासिल करना चाहता था, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से ये एंड सब गुस्से में आ चुकी हैं और हमें इन्हें फिनिश करना ही होगा। प्रे जाओ और जाकर इन एंड्स को खत्म कर दो। तो ये बस इनका प्रे काफी ऊंची जंप लगाती है और इसी तरह वो अपने वेपन्स को इन एंड्स की तरफ थ्रो करती है और हम देखते कि उसने एक ही साथ बहुत ही ज्यादा एंड्स को मार डाला होता है। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा एंड्स उन असैसिन्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए चली गई होती हैं। लेकिन इन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर हाउंड बोल रहा होता है, क्या अब सच में मुझे इन कीड़े मकोड़ों से फाइट करनी होगी, इन सभी को खत्म करो। तो ये बस सुनकर उसके दोनों साथी फाइट करने के लिए रेडी हो चुके होते हैं और उन्होंने बहुत ही तेजी से इन सभी एंड्स को मारना स्टार्ट कर दिया होता है और वो बहुत ही स्पीड के साथ इन सभी एंड्स को मार रहे होते हैं और उन्होंने बहुत ही तेजी के साथ सभी एंड्स को मार डाला होता है। लेकिन इसे वक्त हम रॉक को देखते हैं जो कि 3 पावरफुल एरोज को एक्टिवेट करता है और वो इन एरोज को जिन के ऊपर थ्रो कर देता है और ये एरोज सीधे जाकर जिन को लगे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन रॉक यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है किसी ने शील्ड के साथ इन अटैक्स को ब्लॉक कर लिया था और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये टेसा होती है जो इस वक्त अपनी वॉरियर फॉर्म में होती है, जिसके बाद टेसा जिन से बोलती है, जिन तुम इस पर्सन की फिक्र मत करना, ये अपने एरोज के साथ दोबारा तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तेवा सुनकर जिन यहाँ पर स्माइल करा होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है टेसा ने यहाँ पर अपनी ब्लैक डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और इसी के साथ हम देखते वो यहाँ पर अपनी ब्लैक फॉर्म में चेंज हो चुकी होती है और इसी के साथ टेसा बोल रही होती है, तुम्हारी इस अटैक को रोकने पर मुझे ये तो समझ आ गई है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, तो चलो देखते हैं कि क्या हम लोअर फ्लोर के प्लेयर्स तुम्हारा सामना कर सकते हैं। और इसी वक्त हम देखते टेसा यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया है और वो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और इस वक्त उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ इन लोगों के लीडर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक किया होता है। लेकिन इस वक्त टेसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक को रॉक ने आकर रोक लिया होता है और वो बोल रहा होता है, तुमने अभी कहा कि तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, लेकिन तुमने फौरन हमारे लीडर के ऊपर अटैक कर दिया, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उन्हें हरा पाओगी? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम उनसे फाइट कर पाओ, इसलिए अब से तुम्हारा ओपोनेंट सिर्फ मैं हूँ। और हम देखते कि इन दोनों ने बहुत तेजी से यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर दी होती है और ये लोग फाइट करते हुए इस जगह से काफी ज्यादा दूर जा रहे होते हैं, जिसके बाद जिंग प्रेस से बोलता है, प्रे वो असैसिन काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे जाओ और टेसा की हेल्प करो, इन लोगों को हम संभाल लेंगे। तो प्रे यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके तेजी से टेसा के पास जा रही होती है, जिसके बाद जिन चुनियोसंग से बोलता है, चुनियोसंग तो क्या ख्याल है, तुम अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए तैयार हो? तो चुनियोसंग बोल रहा होता है, मुझे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब यहाँ पर तुम्हारे लिए आए हैं तो तुम्हें इन्हें संभालो। तेवा सिंह जिन बोल रहा होता है, वैसे अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, इन लोगों को यहाँ पर एंशिएंट क्रिएचर की तरफ से भेजा गया है और अगर तुम इन तीनों में से एक पर्सन को भी हरा देते हो तो इसका मतलब यह है अर्थ पर मेरे बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिर्फ तुम हो। तेवा सिंह का चुनियोसंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, क्या इस बंदे को ये लगता है कि ये अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है? और इसी वक्त हम देखते कि वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा जोश में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर एक पर्सन को भी नहीं हरा सकता? बस तुम देखते जाओ मैं इस पर्सन को कितनी तेजी से हराता हूँ और मैं तुम्हें ये दिखा दूंगा कि मैं तुम्हारे बाद नहीं बल्कि मैं तुम्हारे जितना ही पावरफुल हूँ। तो ये देखकर चिन सोच रहा होता है, इस पर्सन को मोटिवेट करना काफी ज्यादा आसान है, बस मुझे इसे सिर्फ ये समझाना होता है कि ये मुझसे कमजोर है, तो ये खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है। और इसे चुनियो सिंह यहाँ पे चिल्लाते हुए बोलता है, ओए लड़की, अब से तुम मेरी ओपोनेंट हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इसे चुनियो सिंह ने यहाँ पर अपनी स्किल बैटलफील्ड सिलेक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है और इस चीज की वजह से वो लड़की भी काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन हम देखते चुनियो सिंह और वो लड़की दोनों ही इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद हम हाउंड को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो गया होता है और वो बुरा होता है, तुम्हारे और मेरे हम दोनों के सबऑर्डिनेट्स यहाँ से जा चुके हैं तो शायद अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी फाइट को स्टार्ट करें, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तेवा सिंह का जिन स्माइल कर रहा होता है और उसने भी यहाँ पर अपने डैगर को निकाल लिया होता है और वह बुरा होता है,
मैं तो हमेशा से ही तैयार हूँ, चलो आ जाओ हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ जिन ने यहाँ पर अपनी स्किल आई ऑफ कलेक्टनी को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसके बाद हमें हाउंड की बैक स्टोरी बताई जाती है कि हाउंड एक नोबल फैमिली का एल्डेस्ट सन था, लेकिन उसकी फैमिली को एक दूसरी फैमिली ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन क्योंकि हाउंड काफी ज्यादा पावरफुल था तो उसने अपनी फैमिली का बदला लिया और उसने उस फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डाला। लेकिन इस सब के दौरान में हाउंड की मुलाकात नेरलाथॉफ से हुई थी, जिसका ताल्लुक हायर फ्लोर से है। और वो पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल था और उस पर्सन ने हाउंड को अपना सर्वेंट बनने की ऑफर दी, तो हाउंड ने भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और तभी से वो नेरलाथॉफ के लिए सभी काम करता है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख के बहुत ही ज्यादा एंट्स एक साथ हाउंड के ऊपर अटैक करती है, लेकिन हाउंड बहुत आसानी से इन सभी एंट्स को मार डालता है। और इसी के साथ जिन यहाँ पर हाउंड की स्टेटस विंडो को देख रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि हाउंड का लेवल 315 है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है और उसकी सभी स्टैट्स काफी ज्यादा पावरफुल है। और जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि उसे अपने किसी पावरफुल आर्टिफैक्ट को सेक्रीफाइस करना होगा, तभी वो इस पर्सन की स्किल को कॉपी कर पाएगा। तो इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है जब मुझे यहाँ पर किसी वेपन को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा गया है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है मुझे पहली बार में ही किसी अच्छे आर्टिफैक्ट को सेक्रीफाइस करना होगा, वरना ये भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को वेस्ट कर दूं। लेकिन इसी के साथ हाउंड देखता है कि यहाँ पर जितनी भी एंड्स होती हैं वो सभी दोबारा से रिवाइव हो चुकी होती हैं। तो ये देखकर हाउंड बोरा होता है, ये एंड्स तो काफी ज्यादा एनोइंग है, शायद मुझे यहाँ पर अपनी स्किल को यूज करना ही होगा। और इसी वक्त वो यहाँ पर अपनी डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव स्किल है। और उसने अपने शॉर्ट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को इकट्ठा कर लिया होता है, जिसके बाद वो बहुत ही तेजी से यहाँ पर इन सभी एंड्स को मारना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते को जिन भी एंड्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है उन एंड्स की बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही होती है। और सिस्टम की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है कि स्किल के जरिए जिस भी ओपोनेंट पर अटैक किया जाता है उसकी बॉडी परमानेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। और हम देखते कि हाउंड की स्वॉर्ड की स्लैशेस उस क्राउन के ऊपर भी आकर लग रही होती हैं, जिसकी वजह से वो स्टोन भी टूट गया होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है इस पर्सन की स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि इसने इस क्राउन के आसपास बने हुए इस स्टोन को भी तोड़ दिया, जिसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये स्किल सच में कमाल की है और मुझे ये स्किल चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी पावरफुल आर्टिफैक्ट को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। इसके बाद हमें टैसा का सीन दिखाया जाता है, जो कि उस असैसिन के ऊपर अटैक कर रही होती है और वो असैसिन इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी साथ वो असैसिन यहाँ पर हंसते हुए बोल रहा होता है, लड़की तुम तो सच में काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम यहाँ पर अपनी डिवाइन स्किल्स को यूज कर रही हो, लेकिन डिवाइन स्किल के साथ साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा ब्लैक पावर्स भी मौजूद हैं और तुमने उन्हें भी अपनी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। लेकिन इससे टेरसा यहाँ पर अपनी स्किल साइन ऑफ द क्रॉस को एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि उसने इस जगह पर एक बहुत ही बड़े क्रॉस के साइन को बना लिया होता है और ये क्रॉस सीधा जाकर रॉक के ऊपर गिरने वाला होता है। लेकिन इसे तो रॉक अपने एरोस को निकालता है और उसने यहाँ पर अपनी स्किल स्नाइप को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि वो इस क्रॉस के साइन के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक्स करके इस साइन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर टेरसा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस पर्सन ने ऐसा कैसे किया, मेरी ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल थी लेकिन इस पर्सन ने बहुत आसानी से इस स्किल को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसका टेरसा बोलती है तुम सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो और तुम्हारी स्किल्स भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन इस अर्थ में दिखाया जाता है कि रॉक यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वह बुरा होता है, आखिर तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम लोअर फ्लोर के लोग हम हायर फ्लोर्स वालों का सामना कर सकते हो। शायद तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि हमारी स्किल्स के दरमियान में जमीन और आसमान का फर्क है। और इसके बाद वो अपनी स्किल हैवी रेन को एक्टिवेट करता है और हम देखते को उसने टेरसा के ऊपर एरोस की बारिश कर दी होती है और टेरसा इन सभी एरोस को अपनी शील्ड के साथ रोक रही होती है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो सोच रही होती है इस पर्सन की स्पीच स्किल्स ही काफी ज्यादा पावरफुल है, क्या मुझे दोबारा से यहाँ पर अपनी ब्लैक पावर्स को यूज करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो हो सकता है कि मैं फिर से अपनी बॉडी के ऊपर से अपने कंट्रोल को खो दूं और अगर ऐसा हुआ तो जिन इस बार मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा। लेकिन इसी वक्त हमें रॉक को दिखाया जाता है जिसके ऊपर किसी ने अपने थ्रेड्स के साथ अटैक कर दिया होता है। लेकिन रॉक बहुत ही तेजी के साथ ही इस जगह से पीछे हो गया होता है। लेकिन इस वक्त वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो देखता है कि उसके फेस के ऊपर एक कट लग गया होता है और इस चीज की वजह से वो यहाँ पर बहुत ज्यादा स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वह बुरा होता है। मैंने नहीं सोचा था कि एक आर्टिफिशियल ह्यूमन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन लड़की क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों मिलकर मेरा सामना कर पाओगी। शायद अब हमारी फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और हम दे देख यहाँ पर प्रेम मौजूद होती है जो कि फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमें चुनियोसन की डोमेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैली बो रही होती है आखिर किस तरह की जगह है। यहाँ पर आने के बाद से ही मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो ये बात सुनकर चुनियोसन बो रहा होता है इस डोमेन को मैंने स्पेशल जिनके लिए बनाया था ताकि मैं उसे हरा पाऊँ और वो लोग जो डैगर यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पर अपने डैगर्स को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैंने जिन के लिए ये स्पेस इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे डैगर्स के साथ फाइट करना काफी ज्यादा पसंद है और क्योंकि तुम भी एक डैगर यूजर हो
तो तुम्हें हराने के लिए भी ये स्पेस काफी ज्यादा अच्छी रहेगी। तेवसन को लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, लेकिन इसी साथ चुनियोसंग काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर पहले जिन से फाइट कर चुका हूँ, लेकिन उसने मुझे हरा दिया था। लेकिन आज तुम्हें हरा कर मैं ये साबित करूंगा कि मैं जिन के जितना पावरफुल हो चुका हूँ और मैं बहुत जल्द उसे सरपास कर दूंगा। तो ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम तो सच में काफी ज्यादा वियर्ड हो। आखिर तुम मुझे उस लड़के के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो? लेकिन क्योंकि अब हम दोनों का सामना हो रहा है तो मुझे तुम्हें हराना ही होगा। और इसी वक्त हम देखते को लड़की बहुत तेजी से इस जगह से भागना स्टार्ट कर देती है और चुनियोसंग भी उसका पीछा कर रहा होता है। जिसके बाद हमें दोबारा से जिन वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन सोच रहा होता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि चुनियोसंग और टेरेसा दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दोनों ही उन असैसिन्स को हरा देंगे, क्योंकि अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए यह उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। लेकिन इसी के साथ हमें हाउन को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर कोई मजाक कर रहे हो? फाइट करने की जगह आखिर तुम इस वक्त कर क्या रहे हो? लेकिन इसी वक्त हमें जिन को दिखाया जाता है, जो कि सिस्टम से कुछ चीजों को बाय कर रहा होता है और हम देखते हैं कि असलियत में 3 सरप्राइज बॉक्स होते हैं, जिसका जिन भागते हुए इन सरप्राइज बॉक्स को हाउन के ऊपर थ्रो कर देता है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो बॉक्सेस एक्टिवेट हो गए होते हैं और इस वक्त इन बॉक्सेस के अंदर से बहुत ही बड़े बड़े टेडी बियर निकलकर हाउन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और ये देखकर हाउन चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, जिन मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक बहुत ही ज्यादा नोबल पर्सन हो, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ और सीधा आकर मुझसे फाइट करो। और इसी वक्त वो अपने काफी पावरफुल अटैक्स के साथ इन सभी डॉल्स को मार देता है। लेकिन इसी के साथ हम जिनको देखते हैं, जो यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं यही तो चाहता हूँ, और ज्यादा गुस्सा करो ताकि मैं अपनी कॉपी कंडीशन को सही तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। और इसी के साथ हमें हाउंड को दिखाया जाता है, जिसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम मुझसे कब तक भागोगे? आज मैं तुम्हें यहाँ पर मार करूंगा। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पर और भी ज्यादा टेडी बियर हाउंड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन हाउंड बहुत ही तेजी के साथ इन सभी टेडी बियर्स को कट करता जा रहा होता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक किंग कॉन्ग जैसा टेडी बियर हाउंड को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और इस पंच को देखकर जिन बोल रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ इस पंच के साथ तुम्हें काफी ज्यादा पेन हुई होगी, क्योंकि ये पंच काफी ज्यादा जबरदस्त था। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हाउंड ने इस टेडी बियर को 2 टुकड़ों में कट कर दिया होता है और वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और चिल्लाते हुए बुरा होता है, बास्टर्ड, अब तुम मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, इस पंच के साथ इस पर्सन की बॉडी के ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका लेवल मुझसे बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए मुझे इससे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना होगा, वरना ये अपनी उस डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल का अटैक मुझ पर भी कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा हमें दिखाया जाता है कि हाउंड बहुत ही तेजी के साथ जिनके सामने आ चुका होता है और वो अपनी उस डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल का अटैक जिनके ऊपर कर देता है। लेकिन इससे ज्यादा हमें दिखाया जाता है कि जिन ने अपने डैगर के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपने स्किल जियांट क्लच को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से जिन की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और वो यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज करता है। लेकिन उसके डैगर के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ गए होते हैं और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि हाउंड की इस पावरफुल अटैक की वजह से जिनका वो डैगर डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिन भी इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा दूर हो चुका होता है। और इसी तरह सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है, आपने यहाँ पर जिस आइटम को सेक्रीफाइस किया है उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है और आप यहाँ पर इस कॉपी कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अगर आपको इस कॉपी कंडीशन को कंप्लीट करना है तो आपको यहाँ पर किसी हाई रैंक के आइटम को सेक्रीफाइस करना होगा। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, ये मेरा वो डैगर था जिसे मैं स्टार्टिंग से यूज कर रहा हूँ और ये मुझे काफी ज्यादा पसंद भी था, लेकिन क्या सच में ये भी इनफ नहीं था? और इसी साथ जिन हाउंड को देखते हुए सोच रहा होता है, हाउंड का लेवल मुझसे काफी ज्यादा हाई है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं फिर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके हाउंड को हरा सकता हूँ और मैं बहुत आसानी से इसे किल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने इसे किल कर दिया तो मुझे फिर वो स्किल नहीं मिलेगी और उस स्किल को कॉपी करने के लिए मुझे इसे कुछ और देर तक बर्दाश्त करना होगा। ये चीज सच में काफी ज्यादा एनोइंग है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि टेरेसा की शील्ड 2 टुकड़ों में टूट गई होती है और इससे हम रॉक को देखते हैं जो अपने पावरफुल एरोस को शूट करता है और ये एरोस सीधा टेरेसा की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इसे टेरेसा बहुत ही आसानी के साथ इन अटैक्स को डॉज कर देती है। लेकिन इसे रॉक अपनी स्किल सिंबल ऑफ टारगेट को एक्टिवेट करता है और हम देखते वो एरोस जिन्हें टेरेसा ने डॉज कर दिया था वो दोबारा से मुड़कर टेरेसा के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और हम देखते ये अटैक सीधा आकर टेरेसा को लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है। लेकिन रॉक यहाँ पर कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है और उसे इन एरोस के साथ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता। और ये देखकर रॉक बोल रहा होता है, तुम एक ऐसी पहली पर्सन हो जिसने मेरे इन एरोस को डायरेक्ट फेस किया है, लेकिन फिर भी तुम सही सलामत खड़ी हो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि प्रे बहुत ही तेजी के साथ रॉक के पीछे आ चुकी होती है और वो अपने डैगर्स के साथ इस पर्सन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन रॉक बहुत तेजी से इस जगह से गायब हो जाता है और वो बहुत तेजी से प्रे के पीछे आ चुका होता है और इसी के साथ रॉक बोल रहा होता है, लड़की तुम्हारी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा फास्ट नहीं हो। और वो प्रे को एक बहुत ही जोरदार किक मारकर उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद टेरेसा प्रे
के पास आ गई होती है और वो बोल रही होती है, प्रे क्या तुम ठीक हो? तो प्रे बोल रही होती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या हम सच में इसे हरा पाएंगे? जिसके बाद हम टेरेसा को देखते हैं, जिससे ब्लैक टेरेसा बोल रही होती है, टेरेसा तुमने अभी इसके काफी पावरफुल अटैक्स को ब्लॉक किया था, लेकिन तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम अपनी बॉडी के साथ ही इन अटैक्स को रोकोगी तो तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाएगी। तो बस सुनकर टेरेसा बोल रही होती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब मैंने इन लोगों के लीडर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक किया था तो इस पर्सन ने बहुत ही आसानी के साथ मेरी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया था। क्या ऐसा इसलिए है कि हम लोगों के लेवल्स के दरमियान में एक बहुत ही बड़ा गैप है और इस पर्सन की स्ट्रेंथ मुझसे कई गुना ज्यादा है? लेकिन इस वक्त ब्लैक टेरेसा बोलती है, शायद तुम मुझ पर यकीन ना करो, लेकिन मुझे एक बहुत ही खतरनाक आइडिया आया है और मुझे लगता है उसके साथ तुम बहुत आसानी से इसे किल कर सकती हो। तो ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हम प्रे को देखते हैं जो कि टेरेसा से बोल रही होती है, इस पर्सन का लेवल हम दोनों से ही बहुत ज्यादा हाई है, यही रीजन है कि ये बहुत आसानी से हमें ओवर पावर कर पा रहा है। इसलिए टेरेसा तुम मुझे बताओ, आखिर हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से वापस मास्टर के पास चलना चाहिए? लेकिन हो सकता है कि मास्टर अभी भी उस पर्सन के साथ फाइट कर रहे हो और वो हमारी हेल्प ना कर पाए। तो ये बात सुनकर टेरेसा बोल रही होती है, प्रे तुम फिक्र मत करो, क्या तुम जानती हो मैं इतने टाइम से जिनके साथ हूँ और मैंने इस टाइम में बहुत ज्यादा चीजें सीखी हैं और उनमें से एक चीज ये है, हालात चाहे कितने भी ज्यादा मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कभी भी गिव अप मत करो। और इसी के साथ हमें प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जिन बोल रहा होता है, तुम मुझसे ये जानना चाहती हो कि आखिर मैं मुश्किल हालात में भी गिव अप क्यों नहीं करता हूँ? टेरेसा अगर सच बताऊं तो गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी मुश्किलों का सामना अगर कोई पर्सन कर सकता है तो वो सिर्फ हम हैं। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए जिससे हम उस प्रॉब्लम को खत्म कर पाएं। और हम प्रेजेंट सीन देखते हैं जहाँ पर टेरेसा बोल रही होती है, प्रे मुझे लगता है जिनकी तरह मुझे भी एक सोल्यूशन मिल गया है और मुझे लगता है कि हम लोग इस पर्सन को हराने के लिए काफी हैं। तो क्या इस चीज में तुम मेरा साथ दोगी? और हम देखते हैं टेरेसा चलते हुए सीधी इस असैसिन की तरफ ही जा रही होती है, लेकिन इसके बाद वो असैसिन यहाँ पर अपने पावरफुल एरोस को एक्टिवेट करता है जिन्हें वो सीधा टेरेसा के ऊपर शूट कर देता है और ये अटैक सीधे टेरेसा की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त रॉक और प्रे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक सीधे आकर टेरेसा को लगे होते हैं, लेकिन टेरेसा ने इन अटैक्स को ब्लॉक या फिर डॉच नहीं किया होता। और ये देखकर रॉक हंसते हुए बोल रहा होता है, लड़की ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गिव अप कर दिया है और तुमने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है? अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें किल करने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इस वक्त वो एक बार फिर से अपनी स्किल हैवी रेन को एक्टिवेट करता है और उसने बहुत ही ज्यादा एरोस के साथ टेरेसा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये सभी अटैक्स सीधे आकर टेरेसा की बॉडी के साथ टकरा रहे होते हैं। लेकिन इस टेरेसा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इन एरोस को डिस्ट्रॉय करते हुए इस असैसिन की तरफ बढ़ रही होती है। और इस चीज की वजह से रॉक यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो बोल रहा होता है, क्या ये लड़की पागल है? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा रॉक के काफी ज्यादा करीब आ चुकी होती है और इस वक्त वो रॉक के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और इस चीज की वजह से रॉक यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक होता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, पागल लड़की, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? मेरे हाथों को छोड़ो। और इस वक्त वो टेरेसा के पेट में एक बहुत जोरदार किक मारता है और हम देखते हैं टेरेसा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। लेकिन इसी के साथ वो बोल रही होती है, अभी तुमने कहा था कि मैंने गिव अप कर दिया है, लेकिन सच तो ये है कि मैंने आज तक कभी भी गिव अप नहीं किया और ना मैं अब कभी गिव अप करने वाली हूँ। और इस चीज की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये लड़की तो पागल है, क्या ये मुझे हराने के लिए इस हद तक भी जा सकती है? और इस हमें दिखाया जाता है कि प्रे ने यहाँ पर अपनी पावरफुल स्किल पपेटियर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी थ्रेड्स के साथ एक बहुत ही पावरफुल स्पेयर को क्रिएट कर लेती है। और इसी के साथ प्रे बोलती है, टेरेसा अब मुझे समझ आ चुकी है कि तुमने मुझसे हेल्प क्यों मांगी थी, मुझे तुम्हारी डिटर्मिनेशन समझ आ चुकी है, तुम्हें किसी भी कीमत पर इस पर्सन को हराना है और इस चीज में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रे बहुत ही तेजी के साथ टेरेसा और उस असैसिन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गई होती है और वो यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने स्पेयर को थ्रो करती है और हम देखते हैं कि ये स्पेयर टेरेसा और उस असैसिन दोनों की बॉडीज के आर पार हो गया होता है और हम देखते हैं कि इस पावरफुल अटैक की वजह से रॉक की यहीं पर डेथ हो गई होती है और वह जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसी साथ हमें टेरेसा को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा होती है, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और उसकी डिवाइन स्किल भी डीएक्टिवेट हो चुकी होती है, जिसके बाद टेरेसा भी जमीन पर गिर जाती है और इस चीज की वजह से प्रे काफी ज्यादा हैरान होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेरेसा अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और प्रे उसके पास ही बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है, टेरेसा मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता आखिर इस सिचुएशन पर मुझे तुम्हारे लिए किस तरह फील करना चाहिए, क्योंकि मैं एक आर्टिफिशियल ह्यूमन हूँ, इसलिए अपने सामने एक पर्सन को मरता हुआ देखकर भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर देना। लेकिन इस वक्त प्रे कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा की बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल डिवाइन पावर निकल रही होती है और ये देखकर प्रे काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि टेरेसा की बॉडी दोबारा से हील हो रही होती है और वह बोल रही होती है, प्रे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर टेरेसा की स्किल ब्लेसिंग ऑफ द स्टार एक्टिवेट हो चुकी होती है, जिसकी वजह से टेरेसा एक बार फिर से रिवाइव हो चुकी होती है और इस चीज की वजह से प्रे यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी साथ टेरेसा हंसते हुए बोलती है,
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूँ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेसा अपनी हीलिंग स्किल्स को एक्टिवेट करके अपनी पूरी बॉडी को हील कर रही होती है और इसी के साथ प्रे बो रही होती है। टेसा, तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया है। मुझे नहीं पता था कि तुम अपने आप को दोबारा से रिवाइव भी कर सकती हो, लेकिन टेसा तुम सच में एक बहुत ही कमाल की फाइटर हो। मैंने हम दोनों और उस पर्सन की स्ट्रेंथ को कंपेयर किया था और हम लोग उस पर्सन को कैसे भी नहीं हरा सकते थे, लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा था और हमने बहुत आसानी से उस पर्सन को हरा दिया। तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और ये बात सुनकर टेसा यहाँ पर स्माइल कर रही होती है, लेकिन इसी वक्त प्रे बोलती है, टेसा तुम्हारा ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगता है हमें इस आइडिया को अपनी रेगुलर फाइट्स में यूज करना चाहिए, क्योंकि हम अपने टीममेट को कभी भी स्टैप करके अपने ओपोनेंट को बहुत आराम से हरा सकते हैं। और ये बात सुनकर टेसा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बुरी होती है, प्रे आखिर तुम क्या कह रहे हो? दूसरे लोग मेरी तरह से रिवाइव नहीं हो सकते, प्लीज इस टेक्निक को दोबारा कभी यूज मत करना। जिसके बाद टेसा बुरी होती है, मुझे लगता है अब शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन इसी साथ टेसा सोच रही होती है, मुझे जिन की ज्यादा परवाह तो नहीं है, क्योंकि मुझे उसके ऊपर भरोसा है, वो कैसे भी अपने ओपोनेंट को हरा सकता है। लेकिन क्या चुनियो संग अभी ठीक होगा? क्योंकि हो सकता है मेरी तरह वो भी इस वक्त अपने ओपोनेंट के सामने स्ट्रगल कर रहा हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सैली का सीन दिखाया जाता है, जिसे अचानक से कोई एनर्जी महसूस हुई होती है और वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, वट, क्या इन्होंने मेरे साथी रॉक को मार डाला है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या वो लड़की सच में इतनी ज्यादा पावरफुल थी? लेकिन इसे चुनिया संग बुरा होता है, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मैं अभी भी जिंदा हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ पर इग्नोर कर रही हो? और हम देख चुनिया संग इस वक्त काफी ज्यादा थका हुआ होता है और वो बुरा होता है, मैं अभी भी तुमसे फाइट कर सकता हूँ और जब तक तुम मुझे किल नहीं कर देती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, तुमने बताया कि तुम्हारा नाम चुनियो संग है, मैं मानती हूँ तुम सच में काफी ज्यादा स्किल्ड हो, लेकिन अब बस बहुत हुआ, वक्त हो चुका है कि सबको खत्म किया जाए। और इससे वो यहाँ पर अपनी डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल शैडो क्लोन्स को एक्टिवेट करती है और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा शैडो निकलकर बाहर आ चुकी होती हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रही होती हैं। और इससे वो सभी शैडोज एक साथ चुनियो संग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती हैं। तो चुनियो संग भी यहाँ पर अपनी स्किल साउल चेजिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और वो भी बहुत तेजी से इन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो इन सभी शैडोज के साथ एक साथ फाइट कर रहा होता है। लेकिन इतनी ज्यादा शैडोज की वजह से चुनियो संग यहाँ पर काफी ज्यादा इंजर्ड होना स्टार्ट हो चुका होता है और इस साथ वो लड़की चुनियो संग को एक बहुत ही पावरफुल किक मारती है और उसने चुनियो संग को काफी ज्यादा दूर फेंक दिया होता है, जिसके बाद उस लड़की ने अपने स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो लड़की सोच रही होती है, आखिर ये लड़का किस मिट्टी से बना है, ये हार क्यों नहीं मानता? और हम देखते हैं कि चुनियो संग दोबारा से खड़ा हो चुका होता है और उसकी बॉडी में से इस वक्त काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है और वो एक बार दोबारा से फाइट करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इस वक्त उसे सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि आपकी बैटल फील्ड के अंदर कोई पर्सन एंटर होने की कोशिश कर रहा है और इस चीज की वजह से चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बोलता है, वट, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई हो? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि एलाइज होती है, जो कि इस बैटलफील्ड सिलेक्शन के अंदर आ चुकी होती है, जिसके बाद एलाइज जंप करके फ्लोर पर आ चुकी होती है और चुनियो संग बुरा होता है, एलाइज आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं इस पर्सन को अकेला संभाल लूंगा। तो एलाइज बोल रही होती है, जिन ने बोला है कि उसे लगता है तुम अकेले इस पर्सन को नहीं संभाल पाओगे और उसने कहा कि शायद उससे गलती हो गई है, तुम अभी बहुत ज्यादा वीक हो और उसे तुम्हें अकेले इस पर्सन से फाइट करने के लिए नहीं भेजना चाहिए था। और ये बात सुनकर चुनियो संग यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन इस वक्त हम उस असैसिन को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, आखिर ये लोग यहाँ पर फाइट के दरमियान में किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या ये लोग यहाँ पर मुझे टोटली इग्नोर कर रहे हैं? लेकिन मुझे इस लड़की की बॉडी में से काफी पावरफुल ऑरा महसूस हो रहा है, आखिर ये है कौन? लेकिन इस वक्त उस असैसिन को कुछ महसूस होता है और वो देखती है कि चुनियो सिंह की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही पावरफुल मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, आखिर अचानक से इस लड़के को क्या हो गया है और इसका ये किलिंग इंटेंट इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है? और इसे चुनियो सिंह एलाइज से बोलता है, एलाइज क्या तुम उसे एक प्रॉमिस कर सकती हो? तो एलाइज बोलती है, क्या? आखिर कैसे प्रॉमिस? तो चुनियो सिंह बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ पर होने वाली फाइट के बारे में जिनको कुछ भी मत बताना, और हाँ मैं ये भी चाहता हूँ कि प्लीज तुम हमारी फाइट के दरमियान में बिल्कुल भी इंटरफेयर मत करना। तो इस चीज की वजह से एलाइज काफी ज्यादा हैरान होती है। लेकिन इसी साथ चुनियो सिंह बुरा होता है, मैंने इस टेक्निक को कुछ टाइम पहले ही क्रिएट किया था और मैं चाहता था कि जब मेरी जिन से फाइट होगी तब मैं अपनी इस टेक्निक का यूज करूंगा, लेकिन शायद अब वक्त आ चुका है कि मुझे अपनी इस टेक्निक का यूज करना होगा। और इस चुनियो सिंह यहाँ पर अपनी स्किल डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कंप्लीट फ्लोर चेंज होना स्टार्ट हो चुका होता है और इससे एलाइज भी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। और इसी के साथ हमें प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन एलाइज से बोल रहा होता है, एलाइज मैं चाहता हूँ कि तुम चुनियो सिंह के पास जाओ, मुझे टेरेसा के ऊपर भरोसा है और वैसे भी मैंने प्रे को उसकी हेल्प करने के लिए भेज दिया है, तो वो लोग आसानी से उस असैसिन को हरा देंगे। लेकिन चुनियो सिंह को थोड़ी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हाँ तुम्हें वहाँ पर उसकी कोई हेल्प नहीं करनी है बल्कि तुम्हें उससे कुछ वर्ड्स बोलने हैं। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेरेसा इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वह सोच रही होती है, जिन तुम सच में जानते हो
कि किस पर्सन को किस तरह से पुश किया जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन मामूली से वर्ड्स के साथ कोई पर्सन अपने लिमिट्स को भी ब्रेक कर सकता है। और हम देखते हैं चुनियो संग चलता हुआ उस लड़की की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो लड़की इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होती है और वो बोल रही होती है, आखिर तुम हो क्या चीज, और आखिर तुमने अपने लिमिट्स को ब्रेक कैसे कर दिया। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चुनियो सिंह की स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है। उसके बालों का कलर भी व्हाइट हो चुका होता है और हमें बताया जाता है कि चुनियो सिंह इस वक्त एक व्हाइट नाइट के अंदर चेंज हो चुका है। और हमें बताया जाता है कि व्हाइट नाइट भी डार्क नाइट की तरह एक स्किल है, लेकिन व्हाइट नाइट डार्क नाइट से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हमें हाउंड का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी बड़े बर्फ के गोलों को तोड़ रहा होता है और उसके सामने एक बर्फ की दीवार भी बनी हुई होती है, लेकिन इससे ज्यादा हाउंड को भी कुछ महसूस होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन अपने फोर्ट्रेस के अंदर बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है शायद तुमने भी इस चीज का महसूस कर लिया है, तुम्हारे दोनों साथी मारे गए हैं, लेकिन यार सच में मैंने सोचा नहीं था तो इतनी आसानी से मारे जाएंगे। क्या तुम मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर सिर्फ अपने साथ ट्रैश लोगों को लेकर आए थे? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। लेकिन इसी के साथ हाउंड सोच रहा होता है, इस पर्सन ने यहाँ पर बस एक छोटी सी बच्ची को उस पर्सन की हेल्प करने के लिए भेजा था, लेकिन क्या सच में वो लड़की इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने सैली को हरा दिया है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? लेकिन इसी के साथ जिन उसे चिढ़ाते हुए बुरा होता है, सच बताऊं तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करके आया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकते हो, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज्यादा वीक होगे। क्या सच में नेटला थॉफ ने तुम्हें बस इतना ही ट्रेन किया है कि तुम हम जैसे लोअर फ्लोर के प्लेयर्स के हाथों से हार जाओ? लेकिन इस वक्त हम दे कि हाउंड बहुत ही ज्यादा गुस्से में जिन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन ने इस अटैक को भी डॉज कर लिया होता है। जिसके बाद हाउंड अपने फेस के ऊपर से अपनी पट्टी को उतारा होता है और वो बुरा होता है, मुझे नहीं पता आखिर तुम इन स्टूपिड ट्रिक्स को यूज क्यों कर रहे हो, लेकिन सच बताऊं तो मैं अब इन चीजों से तंग आ चुका हूँ और मैं बस अब इस फाइट को खत्म करना चाहता हूँ। और हम देखते वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और इसकी पट्टी के हटने की वजह से हम उसके फेस को देख पा रहे होते हैं जो कि काफी ज्यादा जला हुआ होता है, लेकिन इसी के साथ वो गुस्से में बुरा होता है। मैं तुमसे एक हॉनरेबल फाइट करना चाहता था, लेकिन तुम बिल्कुल भी एक हॉनरेबल पर्सन नहीं हो, इसलिए अब चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें किल करके रहूंगा। और इस वो यहाँ पर अपने स्किल एक्सक्लूसिव डोमेन को एक्टिवेट करता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही जोर से जमीन पर मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन पर एक बहुत ही बड़ी डोमेन क्रिएट हो गई होती है, जिसकी वजह से जिन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त इस डोमेन में से काफी ज्यादा चेंज ने जिन के पैर को पकड़ लिया होता है और इसी साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है, आपके ओपोनेंट ने अपनी डिवाइन स्किल के साथ आपको कैप्चर कर लिया है और अब आप यहाँ पर उसके किसी भी अटैक को डॉच नहीं कर सकते। जिसके वजह हाउंड बोल रहा होता है, मेरी स्किल का हिट रेट 100% है, मतलब तुम कुछ भी करके मेरी स्किल के अटैक को डॉच नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अनफेयर है, यहाँ पर मैं भी बंधा हुआ हूँ और मैं भी यहाँ से नहीं भाग सकता। इसका मतलब है कि तुम भी अपनी पावरफुल स्किल को मेरे ऊपर कर सकते हो और जिस पर्सन की स्किल सबसे ज्यादा पावरफुल होगी वही यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा। और हम देखते उसने यहाँ पर अपनी डिस्ट्रक्टिव डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपने स्वॉर्ड के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को चार्ज कर रहा होता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से हाउंड को बताया जा रहा होता है, क्योंकि आपने यहाँ पर अपने डोमेन को क्रिएट किया हुआ है तो आपकी स्किल की पूरी पावर का असर इस पूरे डोमेन पर होगा और इस डोमेन के अंदर मौजूद सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन इस जिन चिल्लाकर बोल रहा होता है, बास्टर्ड क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम यहाँ पर उस क्राउन को भी डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? मुझे लगा था तुम यहाँ पर उस क्राउन के लिए आए हो, क्या तुम्हें वो क्राउन नहीं चाहिए? लेकिन इसी वक्त हाउंड बोलता है, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस क्राउन को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए अब तुम्हें उस क्राउन को छोड़कर अपनी परवाह करनी चाहिए। और ये देखकर जिन भी बोल रहा होता है, शिट ये बास्टर्ड तो सच में पागल हो गया है। और इसके बाद उसने यहाँ पर अपनी स्किल एंशिएंट रून्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़े ज़ोडिएक नाइट को बना लिया होता है। और इसी के साथ जिन यहाँ पर अपने डैगर को समन करता है, लेकिन उसने अपने डैगर से उसके हैंडल को हटा दिया होता है। और इसी के साथ जिन बोल रहा होता है, मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। और हम देते हैं जिनने अपने उस डैगर को ज़ोडिएक नाइट के एरो के साथ फिट कर दिया होता है और वो ज़ोडिएक नाइट भी यहाँ पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, जिसके बाद जिन उसे अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। और हम देते कि ये अटैक बहुत ही तेजी के साथ हाउंड की तरफ जा रहा होता है और हाउंड ने भी यहाँ पर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक्टिवेट कर दिया होता है और वह बोल रहा होता है, मैं सच में ये देखना चाहता हूँ क्या ये वाकई तुम्हारी सबसे पावरफुल स्किल है, लेकिन अगर ये तुम्हारी पावरफुल स्किल नहीं हुई तो तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। और हम देखते कि इन दोनों ने ही अपने पावरफुल अटैक्स को एक दूसरे के साथ टकराया होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनकी स्किल की पावर काफी ज्यादा होती है, जिसे रोकने में हाउंड को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसी सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जा रहा होता है, आपके डैगर की स्पेशल एबिलिटी को एक्टिवेट किया जा रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो डैगर होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनका वो डैगर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लाइन की स्पिरिट फॉर्म ले लेता है। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से जिनको बताया जाता है कि इस डैगर के डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसकी डैमेज की स्ट्रेंथ 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और हमें दिखाया जाता है कि इस पावर के हाउंड के साथ टकराने की वजह से हाउंड यहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन इसी साथ हमें जिनको दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, मेरा वो
डैगर काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इस स्किल को कॉपी करने के लिए मुझे उस डैगर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि ये स्किल काफी ज्यादा पावरफुल है और ये आगे मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन इस वक्त जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और हमें दिखाया जाता है, सिस्टम की तरफ से जिन को बताया जाता है कि आपकी कॉपी कंडीशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। और इस चीज की वजह से जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउंड अभी भी सही सलामत खड़ा होता है और उसने इस अटैक को इंड्योर कर लिया होता है। और इसी तरह हाउंड बोलता है, तुम्हारी ये स्किल सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मुझे मार सके। और इस चीज ने सच में मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि तुम भी उन वीक ओपोनेंट की तरह ही हो जिन्हें मैं पहले मार चुका हूँ। और हम देखते हैं जिन भी इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि इतने पावरफुल अटैक के बाद भी ये पर्सन सर्वाइव कैसे कर पाया है। लेकिन इस वक्त हाउंड गुस्से में चिल्लाता हुआ बोलता है, बास्टर्ड अब मर जाओ। और वो यहाँ पर अपनी डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल के साथ जिनके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्वॉर्ड्स निकलकर इस पूरी डोमेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती हैं। और इसी के साथ जिन चिल्लाते हुए बोला होता है, बास्टर्ड आखिर ये किस तरह की स्किल है, अपने डैगर को भी सेक्रीफाइस करने के बाद भी मैं इसे कॉपी क्यों नहीं कर पा रहा। और इसी वजह जिन यहाँ पर अपनी मैजिक फॉर्मेशन के साथ शील्ड्स क्रिएट कर रहा होता है, उसने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मैजिक बैरियर्स क्रिएट कर लिए होते हैं। लेकिन इस वजह जिन काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और इसी वजह हमें एलाइस का सीन दिखाया जाता है, जो कि अचानक से काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है आखिर ये क्या था, आखिर अचानक से जिनका माना इतना ज्यादा वीक क्यों हो गया है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनके घर के दरवाजे को किसी पर्सन ने तोड़ दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि डार्क एम्पर होता है, जो कि बोला होता है, जिन मेरे प्यारे डिसाइपल, तुम्हारा मास्टर यहाँ पर आ गया है, क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगे। लेकिन इसी वक्त कुछ लोग बहुत तेजी से डार्क एम्पर के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, बास्टर्ड आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के अंदर आने की। लेकिन इस वक्त कैजी और कैस दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और कैस बोल रहा होता है, कैसी ये बुढ़ा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। तो कैसी बोल रही होती है, मुझे भी ऐसा लगता है शायद मैंने भी इसे कहीं देखा है। अरे हाँ याद आया, ये बुढ़ा तो ब्रदर जिन का मास्टर है। जिसके बाद वो दोनों ही साइड पर खड़े हो गए होते हैं और कैस बोल रहा होता है, सर हमें माफ कीजिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं, आप प्लीज इस बारे में ब्रदर जिन को मत बताइएगा कि हमने आपके ऊपर अचानक से अटैक कर दिया था। लेकिन इसी साथ डार्क एम्पर सोच रहा होता है, इन इडियट्स के अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, आखिर जिन ने इन्हें अपने साथ क्यों रखा हुआ है। जिसके बाद डार्क एम्पर बोल रहा होता है, आखिर ये जिन है कहाँ पर। तो कैस बोल रहा होता है, ब्रदर जिन टावर के अंदर गए हुए हैं, हो सकता है वो जल्दी वापस आ जाए। तो डार्क एम्पर बोल रहा होता है, मैं अपने सारे पैसे खर्च करके यहाँ पर आया हूँ, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं। क्या वो मुझे ये नहीं बता सकता था कि वो टावर के अंदर ही मौजूद है, तो मैं टावर में ही उससे मुलाकात कर लेता। जिसके बाद डार्क एम्पर चेयर पर बैठ जाता है और वो बोल रहा होता है, लगता है अब और कोई भी चॉइस नहीं है और मुझे उसका वेट ही करना होगा। वैसे भी ये जिन के लिए काफी अच्छा सरप्राइज रहेगा, क्योंकि मैं काफी टाइम बाद उसे मिलने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनकर कैजी और कैस दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, सर क्या आप ब्रदर जिन को सरप्राइज देना चाहते हो, हमारे पास एक काफी अच्छा आइडिया है, अगर आप कहो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो डार्क एम्पर बोल रहा होता है, ऐसी बात है क्या, हाँ क्यों नहीं, बताओ ना आखिर तुम्हारे पास क्या प्लान है। और ये देखकर वॉरियंग सोच रहा होता है, डार्क एम्पर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए थे तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन इस बार वो कंप्लीट रिकवर हो चुके हैं। मास्टर जिन प्लीज आप जल्दी वापस आ जाइए, हम लोग यहाँ पर आपका वेट करेंगे। लेकिन इसी के साथ हमें 19th फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जिन को देखते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और जिनकी यहाँ पर डेथ हो चुकी होती है। जिसके बाद हम हाउंड को देखते हैं, जो कि चलता हुआ उस क्राउन के पास आ चुका होता है। जिसके बाद उस क्राउन के पास ही बैठ जाता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आखिर इस पर्सन का ये अल्टीमेट मूव था क्या। ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, अगर इस पर्सन ने पहले इस अटैक को मेरे ऊपर किया होता तो मैं तो शायद मर चुका होता, लेकिन क्योंकि मैंने अपने अटैक को रेडी किया हुआ था, इसलिए मैं बहुत मुश्किल से खुद को इस अटैक से बचा पाया हूँ। लेकिन फाइनली मैंने इस क्राउन को हासिल कर ही लिया है और अब इस क्राउन को मैं जाकर मास्टर को दे सकता हूँ। जिसके बाद हाउंड अपनी स्किल फिजिकल रिइंफोर्समेंट को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ की स्टैट्स 60% तक इंक्रीज हो जाती है। और इसी तरह हाउंड उस क्राउन को पकड़ लेता है। लेकिन इस क्राउन को पकड़ने के बाद हाउंड की बॉडी के अंदर बहुत ही जोर से पेन होना स्टार्ट हो जाती है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है, क्राउन ऑफ ट्राइनी यूजर का टेस्ट ले रहा है, लेकिन अगर यूजर इस टेस्ट में फेल हो गया तो यूजर की जान भी जा सकती है। और इसी के साथ हाउंड सोच रहा होता है, ये तो शुक्र है कि मेरे पास फिजिकल रिइंफोर्समेंट स्किल मौजूद है, लेकिन मैं इस स्किल को 1 मिनट से ज्यादा यूज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे जल्दी से इस क्राउन को डायमेंशनल बॉक्स के अंदर रखना होगा। और उसने यहाँ पर एक बॉक्स को समन कर लिया होता है, जिसके बाद वो इस क्राउन को इस बॉक्स के अंदर रखा होता है। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिन दोबारा से खड़ा हो चुका होता है और इस वक्त हाउंड को बताया जाता है कि उसकी स्किल फिजिकल रिइंफोर्समेंट नलीफाई कर दी गई है और इस चीज की वजह से हाउंड काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो गई होती है और उसकी बॉडी में से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है।
और इसी के साथ हाउंड बोल रहा होता है, आखिर ये मेरी स्किल नलीफाई कैसे हो गई है। लेकिन वो यहाँ पर किसी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ वो बुरा होता है, बॉस्टर्ड आखिर तुम किस मट्टी के बने हो, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और इसी के साथ जिन बुरा होता है, मुझे लगता है तुम एक बहुत ही बड़े इडियट हो, तुम्हें इस बारे में तो पता होना चाहिए, तुम्हारी जो डिवाइन एक्सक्लूसिव स्किल है, तुम उसके साथ जिस भी चीज के ऊपर अटैक करते हो उसकी बॉडी भी परमानेंट डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। इसका मतलब यही था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। क्या तुम जानते हो, जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था उस वक्त मैंने सिर्फ डरने का दिखावा किया था, असलियत में उस वक्त मैंने अपनी एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे मेरी बॉडी कुछ टाइम के लिए इनविंसिबल हो गई थी और मैंने अपनी बॉडी के ऊपर कुछ नकली ब्लड को भी फेंक दिया था और तुम्हें ऐसा लगा कि वो सब मेरा ब्लड है, लेकिन सच तो यह है तुम्हारी इस अटैक की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर एक मामूली सा स्क्रैच भी नहीं लगा था। और इसी के साथ हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा बैडस लग रहा होता है और इसी के साथ हमें बताया जाता है जिन ने यहाँ पर अपने स्किल निहिलिज्म को एक्टिवेट किया हुआ है और इसी के साथ जिन यहाँ पर स्माइल करते हुए बोल रहा होता है, भले तुम अपर फ्लोर से आए हो लेकिन बॉस्टर्ड मुझे अंडर एस्टिमेट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और दोस्तों इसी के साथ हमारे यहाँ बैडस एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।